मित्रों नमस्कार। जी माइंड टेक के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ट्रिपल सी के परीक्षा की दृष्टि से आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को और सॉल्व करेंगे, जिसमें से सबसे पहला प्रश्न है, लैन का प्रयोग देश या महाद्वीप के लिए किया जाता है। ये आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए, जो लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ये एक निश्चित क्षेत्र में, एक लिमिटेड एरिया में इस्टेब्लिश किया जाता है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर इसको स्थापित किया जाता है। जैसे कि आप अपने घर में सारे कंप्यूटर्स को यदि जोड़ देते हो तो ये जो नेटवर्क फॉर्म होगा वो लोकल एरिया नेटवर्क होगा। ये जो लैन होता है वो बेसिकली 100 मीटर के दायरे में इस तरह के नेटवर्क को बनाया जाता है। तो दिया गया जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। एक बाइट में क्या 23 बिट के बराबर होता है या बात कही जा रही है? तो इसका सीधा सा आंसर है बिल्कुल गलत बात है। एक बाइट में 8 बिट होती हैं। 8 बिट बराबर एक बाइट होता है और 4 बिट का एक निबल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रैम रीड एवं राइट मेमोरी है। हाँ बिल्कुल, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यह जो मेमोरी होती है यह डाटा को रीड भी करती है और राइट भी करती है। डाटा को रीड भी करेगी और राइट भी करेगी, दोनों काम करती है। नेचर में यह वोलाटाइल होती है, मतलब यह हुआ कि यह डेटा को परमानेंट अपने पास नहीं स्टोर करती है। यह तभी तक स्टोर करती है जब तक कि कंप्यूटर में पावर सप्लाई होगी। जैसे ही पावर सप्लाई गोज ऑफ होती है, रैम में लिखा गया सारा डेटा इरेज हो जाता, मिट जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि एसएमटीपी का पूरा नाम क्या होता है। देखिए, एसएमटीपी का पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और यह जो प्रोटोकॉल है वह ईमेल से रिलेटेड है, और ईमेल से रिलेटेड होने के कारण इस प्रोटोकॉल का काम होता है मेल को भेजना। यानी एक व्यक्ति जो मेल भेजना चाहता है तो उसके कंप्यूटर से मेल को भेजने में इस वाले प्रोटोकॉल का कार्य होता है। एसएमटीपी फुल फॉर्म हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, बैंक अकाउंट में केवल 2 महीने का ही स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स के रूप में पूछा गया है, तो बिल्कुल नहीं, ये बात गलत है। आप 90 दिन का स्टेटमेंट बैंक के थ्रू निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। 90 दिनों का स्टेटमेंट बैंक के अपने स्टेटमेंट को निकाल सकते हैं। अगर इससे कुछ पुराना निकालना होगा तो आपको इसके लिए अपने ब्रांच जाना पड़ेगा और वहाँ से फिर अपना स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, IIoT का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, IIoT को सॉल्व करने से पहले आपको एक बात और पता होना चाहिए IoT के बारे में। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देखिए, जब इंटरनेट की बात होती है तो उसमें आप बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्कों को आपस में जोड़ देते हो तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। अब इसी में क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जिनमें सेंसर्स लगे होते हैं, ये आपके इन्वायरमेंट्स के डेटा को सेंस करते हैं सेंसर की मदद से, और फिर उसको कैलकुलेट करते कोई डिजायर्ड रिजल्ट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। इसको उदाहरण के तौर पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक हमारा जो ये शहरों में लाइट होती है ना, ये जब सूर्य अस्त हो जाए तो लाइट अपने आप ऑन हो जाए यानी जल जाए, और जैसे ही सूरज अगले दिन सुबह को यानी आए तो फिर से ये लाइट अपने आप बंद हो जाए। अगर ये आप व्यवस्था करना चाहते हो तो आपको IoT डिवाइसेस का उपयोग करना पड़ेगा। तो इसमें एक और IoT लगा दिया गया जिसका मतलब होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और IoT से रिलेटेड एक बात और जानिएगा, इस वाले शब्द को शुरू करने का काम यानी IoT शब्द को बोलने का सबसे पहले काम सन 1999 में केविन ऑस्टिन ने शुरू किया था। ट्रिपल सी में इसके रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो वो है MQTT प्रोटोकॉल। मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट नाम है इस पूरे प्रोटोकॉल का, जो एप्लीकेशन लेयर में काम करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट ऑफ करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो आपके विकल्प हैं F12, शिफ्ट के साथ F12, कंट्रोल के साथ F12, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये आपका राइटर का प्रोग्राम है और यहाँ पर मौजूद होता है आपका लिस्ट नाम का ऑप्शन, जिसमें आप लिस्ट अगर बनाना चाहते हो तो F12 नाम से ऑर्डर्ड लिस्ट, और शिफ्ट के साथ F12 करने से अनऑर्डर्ड आती है। नो लिस्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ F12 वाली की का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से इस विकल्प में जो ऑप्शन है वो हो जाएगा डी वाला, नन वाला। आप याद रखिएगा F12 से आप
ऑर्डर्ड लिस्ट की शुरुआत करते हो शिफ्ट के साथ F12 से अनऑर्डर्ड। ये ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आके आप बुलेट पॉइंट बनाइए 1 2 3 करके ऐसे, तो इसको ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। और अगर आपने पॉइंट वाइज लिखा, कोई चित्र का कोई सिंबल का उपयोग कर लिया ऐसे ऐसे, तो इसको कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसको बनाने के लिए अगर आप ये वाला बनाना चाहते हो तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ता है कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट के साथ। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए F12 और अनऑर्डर्ड के लिए शिफ्ट के साथ F12 करते हैं। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा भी देता हूँ। सपोज दैट अगर आप चाहते हो एक लिस्ट बनाने, जैसे मैं चाहता हूँ लिखना टाइप ऑफ कंप्यूटर, यानी टाइप ऑफ कंप्यूटर बनाना चाहता हूँ, कंप्यूटर के प्रकार लिखना चाहता हूँ और इसको नंबरिंग के साथ लिखना चाहूँगा। तो सिंपल सा तरीका है, मैं ऑर्डर्ड लिस्ट पर जाऊँगा तो ये 1 2 3 करके लिख करके आएगा, तो इसको ऑर्डर्ड बोलेंगे। जिसमें सबसे पहले हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर, ऐसे ही आपका डिजिटल कंप्यूटर, और फिर हो जाता है अगला हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये हो गई आपकी ऑर्डर्ड। और इसी को अगर इसी लिस्ट को मैं ऐसे बदल दूं इस तरीके से बुलेट नंबरिंग के साथ, तो इसको हम कहते हैं ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। IBP का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनल वॉइस प्रोटोकॉल्स, इंटीग्रेटेड वॉइस प्रोटोकॉल्स, इंटीग्रेटेड वॉइस पॉइंट, या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला बी वाला, इंटीग्रेटेड वॉइस प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 9, IP वर्जन 6 का पता कितने बिट का होता है? देखिए आपको पता होगा कि इंटरनेट को चलाने के लिए दो बड़े महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल की पड़ती है ज़रूरत। एक होता है TCP और एक होता है IP। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशंस कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों, इन प्रोटोकॉलों को प्रोटोकॉल सूट के नाम से जाना जाता है। ये अलग अलग नहीं इनको पढ़ते, एक ही साथ इनको जाना जाता है। तो IP प्रोटोकॉल का काम क्या होता है ना, जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये दो कंप्यूटर हो गए और इनके बीच में कम्युनिकेशन करना है, तो इन दोनों कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचानने के लिए एड्रेस देना पड़ता है, जिसे हम IP एड्रेस के नाम से जानते हैं। तो यही प्रोटोकॉल IP एड्रेस प्रदान करता है। तो अब IP के दो वर्जन आ चुके हैं, एक आया है IP का वर्जन 4 और एक है IP का वर्जन 6। तो IP वर्जन 4 जो होता है उससे जो एड्रेस होती है उसको अगर हम बिट में कन्वर्ट करें तो 32 बिट की होती है, और IP वर्जन 6 जो होता है वो 128 बिट का होता है, 128 बिट का होता है, 128 बिट का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 128। ध्यान रखिएगा, अगर 4 पूछेगा तो 32 लगाना और 6 पूछेगा तो 128 आपको करना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से हॉटस्पॉट किसका उदाहरण है? देखिए हॉटस्पॉट का उपयोग करते हैं हम इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। तो इसमें विकल्प दिया गया वायरलेस लोकल एरिया मैन या वैन। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्न में से क्या सर्च इंजन है? तो गूगल, क्रोम, सफारी, याहू, ऑल ऑफ दीज। इनमें से पूछा जा रहा है कि सर्च इंजन कौन सा है। तो देखिए गूगल क्रोम जो होता है ना वो वेब ब्राउज़र होता है, वेब ब्राउज़र। इसके थ्रू हम अपने रिसोर्सेज को यानी वेबसाइट को ओपन करने का काम करते हैं। तो गूगल, क्रोम, सफारी ये सभी के सभी उदाहरण हैं आपके वेब ब्राउज़र के। तो इसमें जो सर्च इंजन का एग्जाम्पल है वो याहू है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जिसमें पूछा जा रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी रो होती हैं? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की संख्या होती है 10,48,576। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये है हमारा स्प्रेडशीट लिब्रे ऑफिस कैल्क का। ये आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर प्रोग्राम। और ध्यान से देखिएगा, ये ABCD जो लिखा गया ना इसको कॉलम कहा जाता है। ये ABCD ये कॉलम होते हैं, कॉलम के नाम इनको कॉलम कहते हैं। जो 1 2 3 4 से लिखा जाता है इनको रो कहते हैं। इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो जनरेट होता है इसको सेल के नाम से जाना जाता है, इसको सेल बोलते हैं। तो ये कहा गया है कि कितने रो होती हैं। आप कंट्रोल के साथ राइट वाली डाउन वाली एरो की प्रेस करिएगा, आखिरी रो में पहुंच जाएंगे। 10,48,576 रो होती हैं। 10,48,576 नहीं, 10,48,576 रो एक सीट के अंदर मौजूद होती हैं। और वहीं कॉलमों की संख्या की बात करें तो उसमें 16,384 कॉलम होते हैं, जिसका आखिरी नाम XFD होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि CCC का अगर कोई पुराना पेपर होगा और उस तरह का क्वेश्चन उन्होंने रिपीट कर दिया और कॉलमों की संख्या पूछ लेंगे तो 16,384 अगर लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो आप 1024 लिखा हुआ दिखिएगा, अगर मिल जाएगा तो इस पर टिक कर दीजिएगा। मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ, कॉलम 1024 है पुराने सॉफ्टवेयर में। लिब्रे ऑफिस का जो नया वर्जन आया 7.4, तो इसमें कॉलमों की संख्या बढ़ के 16,384 हो गई। तो इसलिए इस बात को देख लीजिएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है।
कॉलमों को ए बी सी से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, और 1 2 3 4 से रो को लिखा जाता है। जब रो और कॉलम एक दूसरे को काट देते हैं तो ये जो आयताकार भाग बनता है इसको सेल कहते हैं। सेल, ये रहा आपका ए और ये रहा 1, तो इसका अपना एड्रेस होता है। इस एड्रेस को हम पहले कॉलम पढ़ते हैं फिर रो पढ़ते हैं। मतलब इसको अगर A1 से लिख दिया जाएगा तो ये इसका एड्रेस हो जाएगा A1। आगे बढ़ते हैं। ट्विटर क्या है? ट्विटर, तो ट्विटर क्या है? ऑप्शन है माइक्रो ब्लॉगिंग है, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, ब्लॉगिंग है, या ऑल ऑफ दीज है। देखिए ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग, माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो 2006 में डॉर्सी ने इसको बनाया था। 2006 में ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया था। इसकी मदद से हम संक्षिप्त मैसेज भेज पाते हैं, और ये संक्षिप्त मैसेज की जो सीमा है, मैसेज को लिखने की सीमा है, वो 280 कैरेक्टर में वर्तमान समय में अपनी बात को कह सकते हैं। इसके अलावा 2 मिनट 20 सेकंड का वीडियो भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर किया जा सकता है। ट्विटर, वर्तमान में इसके जो ओनर हैं वो हैं एलन मस्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितनी सेलें होती हैं? तो सेलों की संख्या के लिए आपको करना पड़ेगा क्या? 10,48,576 और 1024 का कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं सर्चिंग, वेब होस्टिंग, सर्फिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वेब होस्टिंग। देखिए जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो ना, तो वेबसाइट में होते हैं वेब पेजेस। ये सारे वेब पेजेस को आप डेवलप कर लोगे, बना लोगे, तो इन वेब पेजेस को पूरी दुनिया में पब्लिश कराने के लिए आपको इस पूरे वेब पेज को कराना पड़ेगा होस्ट। तो आप क्या करेंगे, जो होस्टिंग की सर्विस प्रदान करने वाली कंपनियां जैसे कि गोडैडी वगैरह हैं, यहाँ पे जाएंगे और इनके वेब सर्वर पर परचेज करते हैं स्पेस, और यहीं से इस पेज को पब्लिश कर देते हैं। यहीं पर इनको सारे को पेस्ट कर देते हैं, यानी यहाँ पे इनको रख देते हैं, फिर ये वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में जाना शुरू हो जाता है। तो इसको बोलते हैं वेब होस्टिंग करना, वेब होस्टिंग। उमंग का पूरा नाम क्या है? तो उमंग का पूरा नाम है, यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू गवर्नेंस, यूनिक मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। देखिए इस तरह के पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं कि उमंग में एम का क्या मतलब है, जी का क्या मतलब है, एन का क्या मतलब है। तो आपको ये पूरा फुल फॉर्म याद रहना चाहिए, उमंग एप्लीकेशन। देखिए उमंग एप्लीकेशंस के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने बहुत सारे ऐप बना दिए हैं, बहुत सारे ऐप अलग अलग कामों के लिए कर दिए हैं। अभी सारे ऐप तो आपको याद रहेंगे नहीं, तो क्या किया गया कि इन सारे ऐपों को एक्सेस करने के लिए, इनको यहाँ तक पहुँचने के लिए एक और ऐप बना दिया गया, जिसके अंतर्गत सारे ऐपों को रख दिया गया, जिसके अंडर में सारे ऐपों को रख दिया गया। तो आप इन सारे ऐपों तक आसानी से पहुँच पाएंगे। उमंग नाम है इसका, पूरा फुल फॉर्म याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, NUUP का क्या फुल फॉर्म है? तो NUUP का जो फुल फॉर्म है उसमें दिए गए विकल्प है नेशनल यूनिफाइड यूनिक प्लेटफॉर्म, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, नेटवर्क यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, नन ऑफ द दीज। देखिए ये NUUP जो है ना, इसका जो फुल फॉर्म है वो नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म है। आप कभी अपने मोबाइल फ़ोन पर बैलेंस जानने के लिए आपने *123# जैसे कुछ प्रेस किया होगा, डायल किया होगा, तो इसको USSD कोड कहते हैं। तो ऐसे ही NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बेसिक फ़ोनों के मदद से यदि आप किसी को पैसा भेजना चाहते हैं या अपना बैलेंस की इंक्वायरी वगैरह करना चाहते हैं, तो ये *99# इस USSD कोड को जब आप डायल करते हैं तो इसके थ्रू बैंकिंग फैसिलिटीज़ को प्रदान कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इनसे हम सारा बैंकिंग सिस्टम, जैसे कि किसी को पैसा भेजना या फिर अपनी बैलेंस की इंक्वायरी करना इत्यादि की गतिविधि कर सकते हैं बेसिक फ़ोनों के साथ। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव होता है? जब आप कोई वेब पेज बनाते हो तो वो HTML के फॉर्मेट में सेव होता है, और इसके लिए जो एक्सटेंशन लिखा जाता है वो एक्सटेंशन होता है HTML। पेज का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे आपने होम पेज रख दिया तो इसमें आगे लगा रहेगा, यानी आगे रहेगा होम और पीछे लगेगा .html। HTML इसका हो जाएगा फॉर्मेट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, वह साइट जिस पर हम और हमारे रिश्तेदार जुड़े होते हैं क्या होता है? देखिए विकल्प है ब्लॉगिंग का, सोशल नेटवर्किंग का, ई-कॉमर्स का, नन ऑफ द एबव का। तो ब्लॉगिंग जो होता है ना, ब्लॉगिंग
भी एक तरह की वेबसाइट ही होती, पर इसमें आप अपने विचार, कोई स्टोरी इत्यादि को लिखते हो और ये फिर वर्ल्ड वाइड पब्लिश होती है, जिसको बहुत सारे जो आपके फॉलोवर्स होते हैं वो इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, या फिर कोई भी इसको सर्च करके आपकी स्टोरी तक पहुंच सकता है, उसको पढ़ सकते हैं। उसको बोलते हैं ब्लॉगिंग करना। सोशल नेटवर्किंग वह प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू हम अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग के प्लेटफॉर्मों में सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे अच्छा एग्जाम्पल फेसबुक है, गूगल प्लस है। ये सारी सर्विसेज सोशल नेटवर्किंग के अंतर्गत आती हैं। ई कॉमर्सेस की मदद से आप किसी वस्तु या सेवाओं को खरीद सकते हो अथवा बेच सकते हो इंटरनेट के थ्रू, उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स की वेबसाइटों में जैसे कि आपके फ्लिपकार्ट्स हो जाते हैं, अमेज़न हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके थ्रू ये किसी प्रोडक्ट या सेवाओं को हम खरीद सकते हैं अथवा बेच सकते हैं। अब टैग का यूज़ कहाँ किया जाता है? टैग का यूज़ किया जाता है, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें HTML है, फोटोशॉप है, वर्ड है और नन है। देखिए जो टैग होता है ना वो HTML में यूज होता है। HTML का मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है और इस लैंग्वेज के थ्रू हम वेब पेज बनाते हैं। वेब पेज, जो वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट के पेज को हम वेब पेज के नाम से जानते हैं। इन्हीं वेब पेजों को बनाने के लिए हम HTML का उपयोग करते हैं। तो HTML में होता क्या है? इसमें होता टैग, जैसे कि मान लीजिए लिखा रहेगा HTML ऐसे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ये ऐसा लिखा जाता है, इसको हम लोग टैग बोलते हैं। HTML, बॉडी, टेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे टैग होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द आधार सीडिंग। आधार सीडिंग क्या होता है? तो देखिए आधार से आपके बैंक अकाउंट को लिंक कर देना, आपके राशन कार्ड को जोड़ देना या अन्य किसी सर्विस को आधार के साथ जोड़ देना, लिंक कर देना, सीडिंग कहलाता है। तो इसमें दिए गए विकल्पों में क्या हो जाएगा? बैंक खाते से आधार जोड़ना आधार सीडिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन 22 बहुत ही इजी। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ अ एटीएम? इसमें 4 विकल्प हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एडवांस टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इस वाले क्वेश्चंस को आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होता है। अगला क्वेश्चन 23, राउंड्स लिया गया है। राउंड्स, देखिए ये जो फंक्शन है ये स्प्रेडशीट का फंक्शन है। इसमें राउंड करने की बात कही जा रही है। तो राउंड का पहले तो आप मतलब समझ लीजिए। मान लीजिए कि आप किसी शॉप पर जाते हो और कोई सामान खरीदते हो, उसका रेट है 17 रुपया 83 पैसा। आपने उससे कहा कि भैया ये जो 83 पैसा है ना, इसको आप राउंड में कर दो। तो वो कहता है अच्छा इसको चलो ये आधे से अधिक होने के कारण 1 बना देता है, 1 रुपया बना देता है, यानी आपको चुकाना 18 रुपया पड़ जाता है। राउंड में जब आप ये नेगेटिव वाला साइन लगा देते हो तो ये जो राउंड होता है ना वो दशमलव के बाद का हिस्सा, जो ये इंटीजर पार्ट है ना, इस पे राउंड लगाना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा -7, तो पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा 0। मैं आपको इसको करके भी दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो पाए कि आखिर ये ऐसा कैसे हो गया। देखिए मैंने अभी कहा कि ये मेरे पास 17 रुपया, ऐसे कुछ डिजिट यहाँ पर लिखी है, सपोज दैट ऐसे। अब आप इसको राउंड करना चाहते हैं तो राउंड फंक्शन लिखेंगे और ये वाला नंबर बताएंगे। आप ये कहते हो कि दशमलव के 2 अंकों के बाद डिजिट दिखाई पड़े या दशमलव के बाद केवल 1 ही अंक दिखाई पड़े, तो कुछ इस तरीके से ये राउंड हो जाएगा। ये दशमलव के बाद जो दूसरी गिनती है ना, 5 या 5 से ज़्यादा होने के कारण इधर इसका एडजस्टमेंट हो जाता है, ये हो जाता है 17.89। लेकिन अगर आप इसी को -1 के साथ राउंड करने की कोशिश करते तो इसका मान 20 हो जाता है। अब ये कैसे होता है इसको ज़रा समझिएगा। तो ये दशमलव का पहले तो पूरा हिस्सा खत्म हो जाएगा, हट जाएगा। ये आपका 1 है और ये 10 है, इसको इकाई बोलेंगे, इसको दहाई बोलेंगे। तो इकाई अंक पर क्या करना होता है ना, पूछना पड़ता है। इकाई अंक को पहले आप कर देते हैं 0 और इकाई अंक से पूछते भी हैं कि क्या आप 5 या 5 से बड़े हो। तो अगर ये 5 या 5 से बड़ा होगा तो अगली संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है, यानी इसका मान हो जाएगा 20। सिंपल सा मतलब 17 रुपया हो रहा था, हमने -1 पर कहा राउंड कर दीजिए तो इसका मान उठा करके 20 हो जाएगा। पता है अगर आपको ये -2 पर राउंड करने के लिए कह देता, -2 पर राउंड कर दीजिए, तो इसका मान 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि इकाई अंक को 0 कर देंगे और दहाई से जाके पूछेंगे, यानी 1 से जाके पूछेंगे क्या तुम 5 से बड़े हो, ये कहेगा बिल्कुल नहीं बड़ा हूँ, तो आगे कुछ जोड़ने वोड़ने वाली बात होगी नहीं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है 0। तो आई होप आपको समझ में बात आई होगी। 1-2 बार करके देख लीजिएगा। चूंकि नेगेटिव नंबर लिखा गया और 2 ही गिनतियाँ हैं, इसलिए पूरा मान इसका हो जाता है 0। क्वेश्चन नंबर 24, उमंग ऐप कितनी भाषा में संचालित? अभी आपने पीछे देखा था पिछले क्वेश्चन में उमंग के बारे में मैंने बताया था। तो ये 13 लैंग्वेज में उपलब्ध है, इसको सीधे आप याद कर लीजिएगा। ट्विटर आइकन में जो पक्षी है उसका क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द बर्ड इन द ट्विटर आइकन? तो ग्रीन
पी फोल नाम है या फिर लैरी बर्ड नाम है या क्रेन नाम है, तो इसका जो सही आंसर है वो लैरी बर्ड है। पक्षी जो आपको दिखाई पड़ती है ट्विटर के लोगो में, उसका नाम है लैरी बर्ड। अगला क्वेश्चन, रुपया शब्द किस भाषा से लिया गया? फ्रॉम द विच लैंग्वेज वॉज द वर्ड रुपया ड्राइव्ड? उर्दू, संस्कृत, मराठी या फिर हिंदी? तो ये जो रुपया शब्द आया है वो संस्कृत की भाषा से आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, रिसाइकल बिन में भेजे बिना किसी फाइल को पूर्ण रूप से डिलीट कर सकते हैं? देखिए इसका सीधा सा मतलब क्या है, ये पूछ क्या रहा है कि मान लीजिए आपने कोई एक फ़ोल्डर बनाया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसको करके। हमने ये सपोज दैट एक फ़ोल्डर बना लिया। फ़ोल्डर बनाने का तरीका होता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन वाली बटन प्रेस कर दीजिएगा, आपका फ़ोल्डर बन जाएगा। मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे फ़ोल्डर बना दिया टाइगर के नाम से, ये ऐसा हमने फ़ोल्डर बना दिया। अब इस फोल्डर को कह रहे हैं कि अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं, सामान्यतः जब हम इसको डिलीट करते हैं तो यह फोल्डर डिलीट होने के बाद चला जाता है रिसाइकल बिन में। देखिएगा हमारा टाइगर रिसाइकल बिन में आया है कि नहीं आया, देखिए यहाँ पे आ गया। अब इनका ये सवाल में एक चीज़ और सीखिएगा कि अगर मैं इसको रिस्टोर कर दूंगा तो ये वापस वहाँ चला जाएगा जहाँ से बना था। हम चाहते हैं कि रिसाइकल बिन में ना जाए, सीधे बाहर चला जाए। तो आप इसको सेलेक्ट करिएगा और शिफ्ट के साथ डिलीट वाली बटन प्रेस करते हुए यस कर दीजिएगा, तो यह फोल्डर सीधे सीधे आपके सिस्टम से बाहर हो जाएगा। देखिए रिसाइकल बिन में नहीं आएगा। इसी को लेकर के ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो शिफ्ट के साथ हो जाएगा इसका सही आंसर डिलीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल होता है? देखिए इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत मैसेज भेज देना। जब आप किसी के साथ चैट कर रहे होते हो तो हमें मैसेज एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ तुरंत ही भेजना होता है, तो उसको कहते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग। ये होता क्या है, किसका उपयोग कर सकते हैं? देखिए फेसबुक, ब्लॉग और व्हाट्सअप। फेसबुक मैसेंजर अगर होता तो ये इंस्टेंट मैसेजिंग का आपका उदाहरण बन सकता था, तो ब्लॉग होता नहीं है, तो करेक्ट आंसर है व्हाट्सअप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परम और अनुराग सुपर कंप्यूटर किस देश से जुड़े हैं? तो देखिए भारत के सुपर कंप्यूटर की प्रोग्राम की बात करेंगे तो सबसे पहले परम 8000 नाम का कंप्यूटर बनाया गया था। परम का मतलब पैरेलल मशीन होती थी। ये सारे सुपर कंप्यूटर जो हैं भारत से जुड़े हुए हैं। यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएसएसडी का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि स्टार 99 हैज़ नाम की एक सर्विस है जिसके थ्रू आप बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, वो भी बेसिक मोबाइल फ़ोन के साथ जिनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है। उनके थ्रू आप किसी को पैसा भेज सकते हो या फिर अपने बैलेंस की इंक्वायरी भी कर सकते हो। तो इसी को लेकर के क्वेश्चन है। यूएसएसडी का फुल फॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है। लिब्रे ऑफिस में डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है? ब्लैक होता है, वाइट होता है, येलो होता है या इनमें से कुछ नहीं होता है? तो देखिए जरा, जब आप यहाँ पे काम करते हो लिब्रे ऑफिस राइटर में और आप इसको हाईलाइट करना चाहते हो, जैसे कि आप अपनी बुक्स को पढ़ते समय हाईलाइटर का उपयोग करते हो, तो इसको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे कलर दिया गया, ये ऑप्शन दिया गया हाईलाइटर का। तो बाय डिफ़ॉल्ट भाई पीला रंग लगा हुआ होता है, तो इसको याद रखिएगा, पीला रंग इसमें बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है प्री डिफाइंड, जो सिस्टम में पहले से डिफाइंड था, हमने उसको बदला नहीं था। अगर आप चाहते कि नहीं हमको तो ये दूसरा कलर लगाना, तो यहाँ से बहुत सारे और भी कलर अवेलेबल्स हैं जिन पर आप क्लिक करते हैं, वैसा ये हाईलाइट हो जाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट पीला रंग यहाँ पर एक्टिव होता है, इसलिए कुल मिलाकर के इसका सही आंसर हो जाएगा येलो। बारकोड की शुरुआत कब हुई थी? बारकोड की शुरुआत कब हुई थी? बारकोड की शुरुआत हुई थी सन 1951 में। और इसके जो इन्वेंटर हैं वो है नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड, इनका नाम याद रखिएगा। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? क्वेश्चन नंबर 33 है। 1022, 1024, 2048, तो इसका सही आंसर है 1024 होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, तत्काल टिकट बुकिंग के लिए IRCT के किस ऐप का उपयोग किया जाता है? तो देखिए IRCTC के थ्रू जो है ना, हम रेलवे का टिकट और फ्लाइट का टिकट इत्यादि बुक कर सकते हैं। तो इनका अपना खुद का ऐप है IRCT, जिसके थ्रू आप जाकर के टिकट को बुक कर पाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ए। ये सारे लोग क्या हैं? ये सारे लोग इनके सहयोगी हैं, इनके थ्रू भी आप टिकट को बना सकते हो, बुक कर सकते हो, लेकिन IRCT बेसिकली इसके लिए है, ये ऐप है इसका।
GUI का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा, ग्राफिकल यूजर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, गुड यूजर इंटरफेस होगा, टी नन ऑफ द एबव होगा। तो देखिए इसका मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दो तरह का इंटरफेस, दो या दो से अधिक आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये समझ लीजिएगा, ये जो हमारा डेस्कटॉप नज़र आ रहा है, इस पर छोटे छोटे आइकन नज़र आ रहे होंगे। इस तरह के इंटरफेस जिसमें चित्र होते हैं, चित्र मौजूद होते हैं, इमेज मौजूद होती हैं, उनको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के नाम से जानते हैं। और एक इंटरफेस आपको ऐसे भी दिखाई पड़ता है जिसको हम कहते हैं कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। देखिए ये जो इंटरफेस दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं कैरेक्टर। इसमें सब कुछ आपको कैरेक्टर्स के तौर पर दिखाई पड़ेगा। आपको यहाँ पर आप जब कमांड ऑपरेट करोगे सब यहाँ पर टेक्स्ट में नजर आएगा। इसको बोलेंगे CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो मुख्यतः दो प्रकार के इंटरफेस आप जानते रहिएगा, एक CUI और दूसरा आपको पता होना चाहिए GUI के बारे में। 36, क्या 100 और 200 रुपये का आयाम समान होता है? आयाम का मतलब होता है डायमेंशन। मतलब आपने देखा होगा 100 रुपये की नोट और 200 रुपये की नोट क्या एक ही साइज की होती है क्या? तो आप लोग इसको बताइएगा कि एक ही साइज़ की होती है, अलग अलग होती है। तो मैं आपको बता दूं दोनों की साइज़ें अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे CCC में कई बार नोटों की साइज़ को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नोट कितने साइज़ की होती है, उसका कलर क्या होता है, उसके फ्रंट पर बैक एंड पर क्या छपा हुआ होता है। तो आपको सारी नोटों के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। लिए चलता हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर। तो देखिए ये अपनी 2000 रुपये की नोट है, 2000 रुपये की नोट है। करिएगा यहाँ पर क्लिक। तो इस नोट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फीचर होंगे, बातें होंगी, वो आपको यहाँ पे बता दी जाएंगी। देखिए इसका जो साइज़ है वो याद रखिएगा 66 mm है गुणे 166 mm है, यानी 66 mm इसकी जो है ये चौड़ाई है ऐसे ये, और बाकी इसकी 166 mm लंबाई है। तो इसको याद रखिएगा। और ध्यान से ये भी ज़रा जान लीजिएगा। तो ये तो 2000 रुपये की नोट हो गई। इसके रिवर्स पर ये पूछा जाता है कि कौन सा चित्र मौजूद है। तो ये मंगलयान का चित्र मौजूद है, तो उसको याद रखिएगा 2000 में। इसी प्रकार से आप 500 की नोट का भी साइज याद कर लीजिएगा। 500 की नोट की जो साइज़ है वो 66 mm गुणे 150 की होती है, यानी ये 66 कॉमन रहेगा, यानी 66 mm कॉमन है और 166 का इसका 150 mm की इसकी लंबाई होती है। तो आपने देखा इस वाले नोट के इसके पीछे क्या मौजूद है, तो इसके पीछे रेड फोल्ड का इमेज लगा हुआ है, इसको आप जानते रहिएगा। चलते हैं अगली नोट की तरफ। ये रहा 200 रुपये की नोट। तो 200 रुपये की नोट की जो साइज़ है वो 66 m गुणे 146 mm की इसकी अपनी साइज होती है। इसके पीछे यानी बैकएंड में ज़रा इसके देख लेते हैं। तो यहाँ पर सांची का स्तूप की इमेज लगी हुई है। इसी तरीके से 100 रुपये की नोट देख लेते हैं। तो देखिए 100 रुपये की जो नोट है ना, उसकी साइज़ है 66 mm गुणे 142। देखिए एक चीज़ कॉमन आ रही, चौड़ाई सबकी एक ही है और इसकी लंबाई बदल रही। तो 142 mm है ये। और इसके पीछे देखिए क्या बना हुआ है, इसके पीछे बनी है रानी की वॉव बनी हुई है, ये इमेज छपी हुई है। CCC में एक क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन आता है, 50 रुपये की नोट को लेकर के आता है। तो 50 रुपये की नोट का कलर पूछा जाता है कि किस कलर की है ये। तो ये फ्लोरोसेंट ब्लू होता है इसका कलर। देखिए ये लिखा हुआ है फ्लोरोसेंट ब्लू कलर होती है और इसकी साइज इतनी होती है। इस कलर के बारे में जानते रहिएगा। इसके पीछे जो है वो हम्पी की इमेज लगी हुई है, हम्पी का जो है रथ लगा हुआ है। तो नोटों के बारे में जानते रहिए। एक सवाल यहाँ से अक्सर आपको पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। देखिए डिजी लॉकर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो डिजिटल डॉक्यूमेंटों को रखने के लिए डिजी लॉकर का उपयोग किया जाता है। सारथी का फुल फॉर्म क्या होता है? सारथी का फुल फॉर्म दिए गए विकल्पों में से पहला वाला सही है, सनराइज एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इन्फॉर्मेशन। इसको IRCT ने इस ऐप को लॉन्च किया हुआ है, जिसके मदद से आप रेल टिकट बुक कर सकते हैं। इससे भी रेल टिकट बुक किया जा सकता है, प्लेन का टिकट बुक किया जा सकता है। नाम इसका याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, एक वैध ईमेल आईडी है। देखिए जब आप ईमेल आईडी बनाते हैं तो उसमें यूजर नेम और पासवर्ड होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा वैध है। तो देखिए ये वाला तो है नहीं, 2 बार @ लगा दिया और यहाँ पे @ के बाद ये हैश लगा दिया, ऐसा लगता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है। सही फॉर्मेट यूजर नेम, फिर @ उसके बाद फिर डोमेन नेम लगा होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है UTR। UTR का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक ट्रांजेक्शन्स रेट, यूनिक ट्रांजेक्शन्स रेफरेंस या यूनिवर्सल ट्रांजेक्शन्स रेट या नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला। देखिए जब आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करते हैं, किसी को अपने अकाउंट से पैसा देते हैं, तो एक ट्रांजेक्शन ID जनरेट होती है, एक नंबर आता है ना, उसी को हम लोग UTR के नाम से जानते हैं।
नेफ्ट एक ऑनलाइन सुविधा नहीं है। देखिए ये वाला क्वेश्चन पिछले बार, ये जो क्वेश्चन है नेफ्ट एक ऑनलाइन सुविधा नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। इस समय ये नेफ्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर उपलब्ध है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इसका पूरा नाम होता है। बैंकों में भी ये सुविधा आपको मिल पाएगी। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हो या मोबाइल बैंकिंग यूज करते हो तब ये ऑनलाइन सुविधा भी आपको मिल पाएगी। इसके थ्रू आप पैसा भेज सकते हो। मिनिमम शुरुआत इसकी होती है 1 रुपये से लेकर के, बैंकों के ऊपर निर्भर करता है कि अधिकतम लिमिट क्या लगाते हैं। न्यू स्लाइड के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, यानी कि आपके प्रेजेंटेशंस में आपने कुछ स्लाइडें बना रखी हैं, इसके अतिरिक्त आपको एक और स्लाइड की ज़रूरत पड़ रही है, उन्हें ऐड करना है। तो इन्हें ऐड करने के लिए जो कुंजी यूज की जाती है वो Ctrl+M। काउंट, ये स्प्रेडशीट का क्वेश्चन, काउंट 472 का मान क्या होगा। काउंट एक ऐसा फंक्शन है जो दिए गए जो आपके ये रेंज होते हैं या आर्ग्यूमेंट होता है उनको गिनने का काम करता है। तो यहाँ देखिए 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर, तो कुल मिलाकर के इसका नंबर हो जाएगा 3। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आपने काउंटा फंक्शन पढ़ रखा हुआ है। काउंटा एक्सेल और लिब्रे ऑफिस कैल्क दोनों में काउंटा फंक्शन मौजूद होता है। काउंटा का काम क्या होता है, ये नंबर के साथ साथ अगर यहाँ मान लीजिए कि कोई टेक्स्ट लिखा होता है, सपोज दैट कि GM लिखा होता है, तो इसको भी गिन लेता है। जबकि काउंट फंक्शन ओनली नंबर काउंट करता है, ये नंबर के साथ टेक्स्टों को भी गिनने का काम करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर के व्यू मेन्यू में कुल कितने कमांड होते हैं। 20 होते हैं, 22 होते हैं, 26 होते हैं, 25 होते हैं। तो ये होते हैं 26 ऑप्शन इसमें अवेलेबल होते हैं। बार कोड और QR कोड एक समान होते हैं, बिल्कुल नहीं। बार कोड ऐसे ऐसे पतली पतली लाइनें होती हैं, डार्क लाइनें होती हैं, और आपका जो QR कोड होता है वो स्क्वायर में मौजूद होता है, इसमें सारा डेटा होती है। देखिए इसमें डेटा कम आता है, इसमें डेटा ज़्यादा आता है, इसमें कम इन्फॉर्मेशन, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है। तो इसलिए दोनों एक समान हो ही नहीं सकते, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉल्स। लिंक्डइन पर जॉब सरकारी जॉब या नौकरी खोज सकते हैं। हाँ जी, जॉब और नौकरी एक ही बात है, बस वो अंग्रेजी में और हिंदी में है। तो लिंक्डइन पर आप नौकरी खोज सकते हैं। हाँ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप नौकरी ढूंढ सकते हैं। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है। वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। दिए गए विकल्पों को भी एक बार पढ़ लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला नहीं भाई, ये वाला हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। मोबाइल को किस माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है। तो मोबाइल को ट्रैक किया जा सकता है सिम के माध्यम से, या IMEI के माध्यम से, ISP के माध्यम से, या नन के माध्यम से। देखिए मोबाइल अगर आपका कभी खो जाता है तो उसको ट्रैक करने के लिए मोबाइल में एक नंबर पड़ा होता है जिसको IMEI नंबर कहा जाता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इसका पूरा नाम होता है। और ये 15 डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है। इसके थ्रू हम आपके मतलब अपने फ़ोन को ट्रैक किया जा सकता है। 15 डिजिट का होता है, ये भी पूछा गया, इसको याद रखिएगा। और ये नंबर यूनिक होता है, जो नंबर आपको 15 डिजिट का अलॉट कर दिया जाएगा दुनिया में किसी को वो नहीं मिलेगा, इसको बोलेंगे IMEI नंबर। OLX एक उदाहरण है। OLX का पूरा नाम है ऑनलाइन एक्सचेंज। ऑनलाइन एक्सचेंज, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई सामान है, मोबाइल फ़ोन है, आप उसको बेचना चाहते हो, तो उसको बेचने का ये मंच है, ये इसका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे लोग सामान बेचने के लिए और बहुत सारे लोग खरीदने के लिए आते हैं। तो ये किस प्रकार का बिजनेस है, B2B है, B2C है, C2C है या C2B है। तो देखिए इसमें भी आप भी कंज्यूमर होते हो, इधर भी ये भी कस्टमर होता है, दोनों ही कस्टमर होते हैं। तो इस तरह का जो बिज़नेस का उदाहरण है वो C2C का होता है। B2B का क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। मान लीजिए कि आप एक कार निर्माता हो, आप गाड़ी बनाते हो, पर इसके कुछ पार्ट्स आप नहीं बनाते हो, किसी और से खरीद, तो लाइक टायर हमने किसी और से खरीद लिया, तो ये भी बिजनेस है। ये भी टायर को मैन्युफैक्चर करने वाला व्यापारी है, ये भी दोनों चीज़ों को बना रहे हो अलग अलग लोग। तो इन दोनों लोगों के बीच क्या होगा कि भाई हमको टायर चाहिए, तो ये जो आपका कॉमर्स होगा वो B2B का उदाहरण बन जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू क्या है, कार हमने खरीद ली तो हम कस्टमर, और ये कंपनी जो होगी वो बिजनेस के टर्म में यूज़ की जाएगी, तो ये B2C बन जाएगी, बिजनेस टू कस्टमर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन देखिए मोजिला फायरफॉक्स, गूगल या मोजैक या एज, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। सर्च इंजन पूछा जा रहा, तो देखिए ये मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। मोजैक आपका पहला ऐसा ब्राउज़र था जो ग्राफिक्स को सपोर्ट करता था, यानी इसमें इमेज दिखना शुरू हुई थी। और एज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया आपका वेब ब्राउज़र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गूगल, यानी गूगल इज़ द करेक्ट आंसर। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। ये को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू।